तो आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर प्रियंका, राइट? हाँ जी, करेक्ट सर. Yeah. Good afternoon. Good afternoon, ma'am, and welcome. Thank you so much. मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग दे रहा हूँ मैम, ठीक है? हाँ जी. हाँ, ओपन है मैम, ठीक है. स्क्रीन शेयर कर दिया है. Okay. आप तब तक आप यस नंद गोपाल सर शुरू करें. सभी लोग आ गए हैं. आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी. नमस्कार. गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी एंड हैप्पी जन्माष्टमी. सो जन्माष्टमी के दिन एक नया कोर्स शुरू करने में हमको बहुत आनंद हो रही है. सो कृष्ण भगवान ने जैसे भगवद गीता पढ़ाया, सो कोई भी कोर्स जन्माष्टमी के दिन शुरू करते हैं तो उसका बहुत महत्व रहता है. सो फूड एंड न्यूट्रिशन जैसे हमारा जो स्किल डेवलपमेंट और नॉलेज डेवलपमेंट एनहांसमेंट में एक नेक्स्ट प्रोग्राम है. जैसे हम लोग आयुर्वेदा प्रोग्राम किए, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, इस सीरीज में आइए हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन शुरू करते हैं. सो एज ए योगा प्रोफेशनल, हेल्थ प्रोफेशनल, हम लोग टीचर के रूप में भी, इंडिविजुअल के रूप में भी, ऐसा फैमिली मेंबर भी हमको मालूम होना चाहिए कि ये फूड कितना इम्पोर्टेंट है. फूड इज फ्यूल फॉर अवर बॉडी. जैसे अन्नमय कोशा है, 5 कोशा में मेन जो बॉडी, ग्रॉस बॉडी जो है वो अन्नमय कोशा है. वो अन्नमय कोशा किससे पौष्टिक होती है? वो सिर्फ फूड और न्यूट्रिशन से ही होती है. सो ये जो बॉडी जो है इसको सोल का व्हीकल माना जाता है, आत्मा का व्हीकल माना जाता है. सो इसको भी पूरी अच्छी तरह से पालन करना हमारा कर्तव्य ऐसा योगा टीचर, ऐसा हेल्थ प्रोफेशनल. सो इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है हमारा बॉडी के लिए भी, मन के लिए भी, हमारा लाइफस्टाइल के लिए भी. सो फूड, कौन सा टाइप का फूड लेने से कैसा बॉडी रिएक्ट करता है, उसको कैसे ऑब्जर्व करता है, कैसे उसको नरिश करता है, ये सब जानना बहुत ही जरूरी है. क्योंकि फूड खाते हैं हम लोग, प्रोटीन का नाम सुनते हैं, स्टार्च का नाम, कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट, बैड फैट, मिनरल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऐसा नाम तो सुनते हैं लेकिन एग्जैक्टली हमको पता नहीं रहता है. सो ये बेसिक नॉलेज देना ये कोर्स का मकसद है. सो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ योगा प्रोफेशनल्स जो स्किल एंड नॉलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम मानते हैं. इसमें पूरी तरह से आप लोग अच्छे पार्टिसिपेट करेंगे जैसे पिछले कोर्स में आप लोग करते आए हैं. और ये हमारा पढ़ाने के लिए डॉक्टर प्रियंका आए हैं. एक वेरी नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस्ड, हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं. मुझे पूरा भरोसा है कि वो बहुत ही अच्छी तरह से हमको नॉलेज देंगे. और हम लोग भी उतने ही सिंसियरिटी से हम जितने बाकी कोर्स सीखे हैं वही से सीखेंगे और एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और पर्सनल नॉलेज भी गेन करेंगे. इसके साथ मैं चालू करता हूँ और डॉक्टर प्रियंका से रिक्वेस्ट करता हूँ कोर्स चालू करें. और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. Thank you so much, sir, for the nice introduction. I hope my voice is audible. Very clear, very audible. Yes, so sir, before I go ahead, I'll just like to give a short introduction. Basically, I have done a PhD in human nutrition from GB Pant University of Agriculture and Technology, that's in Pantnagar, Uttarakhand. I also did my BSc and MSc, but that was from University of Lucknow. And I have done my internship on clinical nutrition and dietetics from SGPGI. And partly I have done my research work also from SGPGIMS. And I was also awarded by grace of God a Young Scientist Award for my PhD. And that was on development of functional food for diabetics.
So that is about my introduction. Presently, I am also a consultant and instruction for sports nutrition and basic nutrition in Central Medical Establishment in the Air Force. So that's about my introduction, and just a short introduction from all of you who are attending the course so that I know your backgrounds better. तो आप लोग अगर वन बाय वन अनम्यूट करके मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो इट विल बी इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि कितने वैरिड बैकग्राउंड के लोग हैं इस कोर्स में. एक अनम्यूट करके बात करिएगा. निवेदिता, प्लीज स्टार्ट. हाँ जी, गुड आफ्टरनून. Good morning, ma'am. I'm Nivedita, and currently I'm living in Japan. Hi, Munira. Can you just give me your introduction and just the background? Nivedita is talking now. Nivedita is talking. Acha. So I hope, sir, they could hear my introduction. Yes, ma'am, we could. Okay, so yes, Nivedita, tell me. Yeah, hello, ma'am. I'm Nivedita. Currently, I'm living in Japan. I'm a yoga instructor. Okay. And yeah, and you have been through and through in yoga, right? Into yeah, yoga. Yoga, and I did a few courses recently from IFYP. All right, So, all right. thank you so much, ma'am. Okay, great to see you here. Others can give their introduction. Yes, ma'am, this is Munira. I am into also yoga. I'm a QCI level 3 certified yoga and Pilates trainer. So yoga is my passion, and I also did naturopathy acupressure courses now from IFYP. And I specialize in prenatal, postnatal yoga. Oh, that's great. So I can even refer some of my clients to all of you. So medical yoga therapy, and I'm working at Ruby Hall Clinic here in Pune, Vanavadi. Okay, so you're in Pune. Yes. Okay, great. Great, Munira. Great to have you here. कौन next introduction दे रहे हैं? Myself Priyanka Agarwal, and I'm from Pune. Even मैं yoga instructor हूँ, and I completed my D Pharmacy. Okay. So most of you are from. I mean, generally you are yoga instructors, right? Yeah, ma'am. Who's the next? Hello. Hello, hi. Who's there? Hi, I'm Bhagyashri Vaidya from Pune. Okay. I'm microbiologist, and now I'm yoga instructor also. Oh, that's a great change from microbiologist to becoming a yoga instructor. Yeah. Yoga is now a very important part of our life. Even in my holistic nutrition approach, I refer to a lot of yoga specialists, because I think diet without good exercise is totally incomplete. We cannot reach the goals. So good to meet you. Who's introducing next? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, I'm Lakshay from Delhi. Oh, Lakshay. Yes, ma'am. Ma'am, मैं BMS first year student हूँ. Okay, so from where are you doing your BMS? From DHE Jalandhar. Okay. All right, Lakshay. Good to meet you. Yes. Same The here. next. That's all, or we have more students, or we have? Yeah, Saisha, you can talk now. Saisha. Priyanka ji. Hello. Hanji. Hello. Good afternoon, ma'am. This is Saisha Sehgal. Good afternoon.
Yeah, good afternoon. I'm from Mumbai. So my background is completely different from what I'm doing now. Actually, I've done my graduation in science. After that, I changed my, I'm into acting and dancing, and I do theaters. But it's just that I'm very interested, anybody, health is of utmost importance, and, my aim is to become my own doctor. So I'm just doing it. I'm giving you the background what I'll be taking today. Basic concept of food and nutrition, I think all of you know, so we'll be just revising. I will not be taking balanced diet and food groups much, क्योंकि वो आपके दूसरे unit में है. That's a part of another unit. Today we'll be taking up a very interesting topic. Basic concept. I think what is food, what is nutrition. I think all of you know, so we'll just revise it up. And today we'll be taking a very important topic. Is that the health vital parameters and the health checkups. It means anybody now, since you are doing this course should give you some practical knowledge, right? So when somebody is coming to you for nutrition counseling or say nutritional status assessment मतलब अगर आप किसी को देखते हैं वो आपके पास आते हैं और आपको डाइट के बारे में बताते हैं या नहीं बताते हैं, there are certain parameters with which you can actually make out कि इनका diet they are taking is adequate according to the RDA or is adequate or not. So आज I'll be teaching you about those topics, and I hope all of you are comfortable with English, but I will also keep on explaining in Hindi so that things are easier for all of us. So any confusion, I'll be just starting with the screen sharing with the PPT part which I have prepared, and we'll go ahead like that. So anything before that, if you would like to know or tell me. I hope all of you are getting my voice clear. Yes, ma'am. Okay, so I'll just start sharing the screen with the PPT presentation, and accordingly I'll keep on explaining. I hope all of you are able to see the screen. Yes, ma'am. Okay, not getting a yes from all of you. Oh, yes, ma'am. All okay, all right. So just in a short, I'll request somebody to unmute, please. Some other voices are coming. Sorry, mute, please. Okay. So first of all, I think all of just as an introduction, all of you know what is food, right? Can you just tell me what is the most important thing which comes in relation to disease? Or जब कोई बीमार होता है तो what are the things which go inside? हम क्या लेते हैं जब हम बीमार होते हैं? Can anybody tell me? See, it's two things. One is food and one is medicine, right? Generally, and when we are not diseased, जब कोई बीमारी नहीं होती तब हम क्या लेते हैं? It's only food. So it is said, let thy food be thy medicine. It means you can take food in such a way that it can act as medicine and you don't need any medicine. So that's about food. Now coming to what is actually food, it's basically an edible material. Anything which is edible, which helps in growth, repair and maintenance of the body. Basically, why do we take food? We take food to give us energy. If not energy, it also gives us certain other elements which help in growth, repair and maintenance of the body. Now coming to nutrition. Why are we studying nutrition? The subject name itself we say is food and nutrition. So what is food and what is nutrition? In food, we will study different type of food. Okay, it means suppose if you are taking a bread, what would it help you to gain? It will help you to get carbohydrate. So that is one aspect, that is the physical food.
Now coming to what is nutrition. Nutrition is the process by which body utilizes food for growth and maintenance, and also for healthy living. So that's basically a science. And the science is all about the relationship of food to health. So I hope that is clear. Food is basically related to the physical aspect, whereas nutrition is a science in which you are studying the relationship of food to health. It means if you are studying about bread, pasta, carbohydrates, that is about food. Whereas nutrition, you are studying how carbohydrate would affect diabetes, how carbohydrate would affect weight. So that is the science of nutrition, which actually helps us, to know about food. Again, nutrition is the combination of process by which all the living organisms receive and use food material, which is necessary for growth, maintenance, and functions and repair of different body components. So till now, is it clear to all of you? Yes, ma'am. I hope it's clear to all of you. Yes, ma'am. Can I go? कहाँ है अब्बास भाई? अभी तक नहीं आए. मैम साउंड नहीं आ रहा है. मैम साउंड नहीं है. आप सुन पा रहे हैं मैम? मैम प्रियंका मैम. प्रियंका मैम. Ma'am, we can't hear you. मुझे कुछ I don't know whether others can hear, but I can't hear.
प्रियंका मैम साउंड नहीं आ रहा है। सर उनका स्क्रीन म्यूटेड है शायद। नहीं म्यूटेड तो नहीं है, लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। प्रियंका मैम साउंड नहीं है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। किसी और को आ रहा है साउंड? नहीं सर। किसी को भी? हाँ, किसी को भी नहीं आ रहे हैं, वो मैसेज भेजना पड़ेगा। बात हो गया उनसे और अभी ओके। I hope now sound is clear. Yeah ma'am. Yes, yes. Now we can hear. Yeah. Okay, I'm sorry. There was some problem. बट मैम वापस से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सारी स्लाइड्स। बिल्कुल भी साउंड नहीं है शुरू से उसी टाइम से। हाँ जी, बताइए कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? अभी मैम जब आपने क्लासिफिकेशन ऑफ फूड से नहीं सुनाई दे रहा था। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। अच्छा ठीक है। सो मैंने क्लासिफिकेशन वाला स्लाइड नहीं लिया था, पहले मैं फंक्शंस पे आ रही थी। ओके, न्यूट्रिशन के बाद नहीं। बाद में ही हाँ ठीक है, तो न्यूट्रिशन वाला सुन लिया आप लोगों ने ना, राइट? जी। Okay, so I was talking about functions of food first rather than the sources. So see, first basic function is definitely providing energy. Like why do we can you just tell me why do we take lot of carbohydrate in our Indian diet? हमारे Indian diet में carbs बहुत ज़्यादा होते हैं. Can anybody unmute and answer me? So that's because they provide the energy for everything, ma'am. Carbs only give us the energy for. Correct, but then in a Western diet also carb has the same role, but it is not that much as compared to our Indian diet. Ma'am, their diet is mostly or meat based, and they have lots of raw foods. We have more into chapatis and rice, and that's how our correct. But food is. that's what I'm asking. Can you just tell me why is it like that? See, basically, anything coming to your mind? Maybe our Indian climate or Indian lifestyle. One can be climate, correct, and one is basically we are an agriculture based country, you know. So basically हमारा जो main income था level that originated from agriculture, and agriculture was something which was related to lot of hard work, right? अभी हम लोग कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हैं, but that is how our roots originated, and for that we need lot of energy. Okay, so that is out of context although, but just for your knowledge I wanted to say that कभी भी आपसे कोई पूछे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट क्यों है, तो इसलिए है कि हम लोग एक कृषि प्रधान country है. We are a कृषि प्रधान country, and that's why agriculture is the basic that was the root from which we developed, and that required a lot of energy because it is not a sedentary kind of lifestyle which we used to lead. So that's why हमारे खाने पे generally high energy yielding foods है, और secondly it's the weather also, so that is one of the reasons. So these are the physiological functions, like you can see it provides us energy that is basically from carbohydrate. तो आप चीनी खाएंगे, चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, उससे आपको एनर्जी मिलेगी. Then it is about body building or growth. So for that you need proteins. Regulation of various body processes. So it's about beating of the heart. There are various functions in the body which you will study later. For regulation of all those processes we need food. Okay. Protective functions, vitamins have a very important role. I hope now my voice is clear. Yes ma'am.
Okay, so protective functions are basically your vitamins, and that is what I was telling. Nowadays, in the corona times, there is lot of studies and lot of articles on immune boosting foods. So these are nothing very different foods. Basically, these vitamins were really missing in our diet because it's all a carb-based diet which is totally unbalanced. So vitamins play a very important role, and these would help in. Ma'am, the voice has gone again. Can anyone hear? I can't hear anything. Not able to hear you. No sound. Hello, ma'am. हेलो सर। हाँ हेलो। जी, साउंड नहीं है। कैन यू कॉल टू मैम सर? या अभी कॉल कर रहे हैं उनको। नहीं, कोई आवाज नहीं आ रहा। हेलो। यस मैडम, आया अभी। हाँ जी, तो psychological function तक everybody could hear or not? नहीं मैम। अच्छा, and what about the social functions? सोशल फंक्शन से वापस स्टार्ट करना पड़ेगा मैम। Okay, so now coming to the psychological functions. Like I was telling, that food also has an effect on the psychology. It means that if you are upset, what do you leave? कोई अगर upset होता है तो सबसे पहले क्या छोड़ देता है? खाना छोड़ देता है. So that's about the psychology, how psychology is related to food. Similarly, if you're happy, so what do? We generally give a feast or we go for a party. So that is how, food is also a sense of security, comfort and love. So that is how food is psychologically related to, us. Then if there is any celebration, if there is any good emotional vibe, there is generally, sweets and chocolates what we offer. If you are upset, again you feel like having some sweets or
chocolate. So that is how your psychology affects the food, and it is vice versa. तो आपका psychology से आपका food effect होता है, और अगर आपका food ठीक नहीं होता है तो उससे आपकी psychology effect होती है. So that's the link between psychology and food. I hope you all got that. Yes, ma'am. Okay, all right. So that was about the functions of food. Now, before we go ahead in the next classes, maybe not today, we will also study about macro and micronutrients. So just for the introduction, can anybody tell me what are macronutrients? The slide itself makes it clear. Anybody? Ma'am, they form a gross part of your diet. That is macro. Very good, very good. So basically macro means anything which is required in large amount. जो भी आपके खाने में ज़्यादा जिसकी ज़रूरत हो, that is the macronutrient. And you all can see these are carbohydrate, proteins and fats. So these are basically required in a larger proportion as compared to the micronutrients. Micronutrients means these are required in small amounts as compared to macronutrients. And these are mineral, vitamins and water. इसमें आप trace elements भी पढ़ेंगे बाद में, which are required in even smaller quantity. But I am not going deeper because this is part of the next units of your syllabus. But since we have the introductory concept today, I am just telling you about macro and micronutrients. So you can see carbohydrate. Why I placed this slide? So that I want you to know what should be the person daily intake of macronutrients. अभी अगर कोई कोर्स आप कर रहे हैं, कोई आपसे आके पूछे, since you are a yoga instructor also, most of you, कि मुझे डाइट में कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए लगभग. So can anybody tell me? Anybody has an idea? Around 50% of your diet. See, yes, you are right, but we can never say consistently one figure. Like I told you, the average, like I'm placing, you can see here in the slide, the average, is from 45 to 60%. But again, depends on the disease condition. अब किसी को वो अगर किसी का वेट ज्यादा है और डायबिटीज भी है, तब आप हो सकता है 60% तक उसको कार्बोहाइड्रेट ना देना चाहें, उसको वेट लॉस के लिए कार्ब्स कम करें. बट बेसिकली एवरेज शुड बी 45 to 60% in daily percent. It means 1200 calorie में आपका 45 to 60% आपको carbs से मिलना चाहिए. Then comes protein. So protein you can see is 20 to 35% of the total calories. All right. So first is carbs, then is protein, and then fats. Fats is 15 to 25%. This is general for a person who is not having much disease. According to the disease condition, the percentage may vary, but average will be same. It means आपका किसी भी डाइट में average protein, fat और carbohydrate का amount इसके आसपास होना चाहिए. ओके तो कोई डाइट ऐसा नहीं होगा जिसमें प्रोटीन सिर्फ आप 10% दे रहे हैं, फैट आप 30% दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट आप 20% दे रहे हैं. ऐसे डाइट नहीं होता है. एक बैलेंस डाइट में दिस इज जनरली द परसेंटेज ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट you should be including. Okay, I hope that's clear to all of you. Hello ma'am. Yes. How can we calculate the percentage of carbohydrates from food? See, there's basically in the later part I will teach you, but basically you take a diet plan, and suppose if you're writing 2 chapati, 2 rotis, so what you will do, there is a book on nutritive value of Indian foods. उसमें आपको हर food का carbohydrate content मिल जाएगा, and accordingly you can calculate. Okay. And suppose if इसको देखिए अगर स्लाइड को, if I am telling you that 1200 calorie diet में कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, so it means 1200 calorie का 60% or 50% should be your carbohydrate. Okay, so that you can calculate and later tell me after the class. I'll give you some time and I will just check it out whether you are calculating it correct or not. But like you said, हम किसी भी food का carbohydrate कैसे पता करेंगे? There is a book which is known as Nutritive Value of Indian Foods.
if you don't want to buy that book, you can Google search also, और आपको different foods का carbohydrate content मिल जाएगा. So accordingly you can calculate. So this is basically latter part of the course, and I will just teach you once. Thank you, ma'am. Okay. So coming to macronutrients I covered, and as I told you, these are basically the main bulk of food. It means खाने में आपका प्लेट में सबसे ज्यादा बल्क जो होता है वो आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का होता है, राइट? So this is the main bulk of food, and these are important for the utilization of micronutrients. Do you understand that? Why are macronutrients? See, basically macro and micro का क्या importance होता है वो आपको बाद में functioning में पता चलेगा. But अभी के लिए I am just telling you that the major bulk of your plate should be macronutrients. Okay. And why are we now studying micronutrients? Because without micronutrients we cannot utilize macronutrients. अगर mineral नहीं होगा आपकी body में, suppose एक important mineral, say for example thiamine. Thiamine is B1 vitamin, okay? अगर वो नहीं होगा तो body में carbohydrate ही use नहीं होगा. So that is why micronutrients are important for utilization of macronutrients. अगर micronutrients नहीं होगा तो macronutrients कभी भी अच्छे से body में utilize नहीं होंगे. So either there would be obesity or there would be some other issues. So what are the micronutrients? Vitamins, minerals and water. So till here are, is it clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now coming to characteristics of nutritious food. It means अगर कोई आपको बोले कि मेरा खाना कैसे nutritious होगा, तो आप generally क्या बोलते हो? आजकल I have seen nowadays लोग बोलते हैं सुबह garlic ले लो, आंवला का जूस पी लो, and then throughout the day they take whatever they want to. That is not nutritious food. Every meal, it means आपका जो भी meal आज से आप, since you are studying this, आज से आप अपना खाने को थोड़ा mindfully देखिए कि क्या आपका हर meal balance और nutritious है. It means each meal has to be adequate, balanced, moderate and varied. It means आपके हर खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, दाल का कोई एक्सचेंज या नॉन वेज का कोई एक्सचेंज, वेजिटेबल्स हर एक मील में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में होना चाहिए. दैट इज नोन एज अ बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस फूड. एंड दीज फूड्स ऑलवेज हैव अ वैरायटी. इसका मतलब कोई रोज ओट्स केला सपोज खा रहा है या कोई रोज सत्तू पी रहा है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, वी कैन नेवर से दैट दैट पर्सन इज हैविंग अ हेल्दी फूड, healthy nutritious diet. It means you always should bring on lot of variety to your food. Okay. Now food groups, I'm just giving you an introduction. Detail I will be taking in the next class. Food groups, I just want to tell you that basically these are, you can see this is a pyramid which represents the food group, and down you can see it is bread, cereal, rice, pasta, that is the carbohydrate containing food. Then followed by it is vegetables and fruits. So आपके खाने में सबसे ज्यादा अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं कार्ब्स होते हैं जो एनर्जी देते हैं. Followed by this there should be vegetable and fruit, and followed by this there should be meat, poultry and meat, which are basically the protein foods. And what should be used sparingly? Fat, oil and sweets. इसका मतलब तेल, घी, मिठाई, ये सब बहुत ही, आप देखो पिरामिड का ऊपर का पार्ट है, ये सब बहुत ही कम अमाउंट में हमारे खाने में होना चाहिए. और मैक्सिमम एनर्जी गिविंग के लिए कार्ब्स होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम 3 to 5 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स होने चाहिए. यानी 300 से 500 ग्राम सब्जी रोज आपको सारा दिन में खाना चाहिए. आई होप यू आर ऑल गेटिंग इट. Yes, आई ma'am. होप यू. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is about 300 to 500 grams of vegetables, 200 to 400 grams of fruits. This is how it should be. 200 to 300 grams, 200 grams of this say ml of milk. This is how your diet should be having. Serving size is different from for different groups. वो जब आप in depth पढ़ोगे तो मैं आपको बता दूंगी. But you must know what is a food pyramid and what are the food groups. Okay.
in depth we will study in unit 2. Now the most important part of unit 1 is the vital parameters. It means basically now you know what is food, what is nutrition, what is protein, carbohydrate. Now if I am coming to you and asking you what is nutritional status, how do you understand what is nutritional status? So nutritional status kya hai? It is the current body status of a person related to their nourishment. इसका मतलब अगर मैं बहुत अंडरवेट हूं तो आप मुझे देख के बोल दोगे this person is underweight, right? That is my nutritional status. Some person is obese, that is their nutritional status. So basically it is related to the state of nourishment. Okay, any questions? Any questions now? Okay, so how do you actually determine the nutritional status? It is either through age, sex, nutrition, behavior and physical activity. इसका मतलब आपको किसी का न्यूट्रिशनल स्टेटस वो अच्छा खा रहा है कि बुरा खा रहा है पता करना है, तो हाउ विल यू एसेस इट? इट इज थ्रू द एज, द सेक्स, जेंडर. कैन यू जस्ट गिव मी एन एग्जांपल ऑफ जेंडर न्यूट्रिशनल स्टेटस का? जनरली फीमेल्स हैव अ लोअर कैलोरी रिक्वायरमेंट देन मेल्स. Okay, then if you are doing more physical activity, you need more nutrition, correct? So this is all about the internal factors. Is it fine till now? Yes, ma'am. Then the external factors. So how do you tell that externally क्या खाने में हमें हमारे nutrition status को difference लग सकता है? Cultural factor. ओके, फूड सेफ्टी. इट मींस आप अगर देखो कि जो लोग बेचारे अंडर प्रिविलेज हैं, जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं, क्या वो खाना नहीं खाते हैं? उनके बच्चों को वो कार्ब्स देते हैं? बट कैन यू जस्ट टेल मी, वन ऑफ यू कैन टेल मी उनके बच्चे इतनी मोर्टेलिटी रेट या डेथ की रेट हाई क्यों है? कैन एनीबडी टेल मी? Because the food that they're eating is not hygienic. Very good, very good. Yeah. So this is about food safety. So ऐसा नहीं है कि खाना नहीं मिल रहा है, but because that is not safe, that is affecting their nutritional status. ठीक है? Malnutrition क्यों होता है स्लम एरिया में या गरीब बच्चों में? Because they get carb food, but what happens? They become malnourished because they have frequent infection. और infection अगर हो गया, fever अगर हो गया, तो obviously खाना affected होता है. So that is about how internal and external factor affect the food. Similarly, economic circumstances. अगर आपके पास economically आप sound हो, you will have a better nutritional status. Okay? आप obesity देखोगे affluent class में ज़्यादा है, और malnutrition जिनका poverty ज़्यादा है, जहाँ पैसे की कमी है, वहाँ ज़्यादा है. तो इसी तरह से external environment भी हमारे nutritional status को affect करती है. Okay? So now today if I am coming to you and I tell you please assess my nutritional status and tell me मेरा nutritional status कैसा है, तो can anybody tell me आप कैसे assess करोगे? Taking all the internal and external factors. हाँ, तो सबसे पहले what external factor are you going to take? Age, sex. Very good. So first of all, anybody coming to you, you take the weight, right? Yes. Yes. So we are coming here to the vital parameters of health checkup in relation to nutrition. So we are today discussing everything in relation to nutrition. So here you can see, first and the foremost parameter what we take for assessment of nutritional status is weight. Okay. So I'm just putting these measurement scales for you so that you know, if you start practicing, आपको पता होना चाहिए कि bathroom wing scale is the most elementary one, जो कभी भी बहुत strong और correct accurate data नहीं देता है, but it is for personal use. And then there is beam balance जो हम लोग ICMR studies में use करते हैं और बाकी research studies में use करते हैं. And then there are right from 500 rupees to 2 lakh सब different आप देख रहे हैं platform scale है. So what all these measure? These measure the weight.
ओके अभी आपने वेट ले लिया तो आपको क्या पता चलेगा मेरे वेट से? दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वेट. करंट न्यूट्रिशनल स्टेटस. वेट इज एन इंडिकेटर ऑफ द करंट न्यूट्रिशनल स्टेटस. हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए ना? हाँ, एक्यूरेटली हाइट के अकॉर्डिंगली वेट होना चाहिए. वो अभी नेक्स्ट में हाइट ले रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इंडिविजुअली, क्योंकि आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए. जब आप बीमार होते हो फॉर 15 डेज, आपका हाइट कम हो जाता है क्या? नहीं होता है, राइट? सो सबसे सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ करंट न्यूट्रिशनल स्टेटस वेट ही होता है. बिकॉज जब आप बीमार हो गए 15 डेज के लिए, एक हफ्ते के लिए, आपका सबसे पहले बॉडी में क्या चेंज होगा? वेट चेंज होगा. ओके, सो इट इज द की एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, दैट इज वेट. ओके, and as you told me, one of you told me, it should always be used with height. So the reference values for age and height, या तो आप बच्चों के लिए like आप age को रख के लेते हो weight, it means suppose 2 years के age के लिए क्या weight होता है उसका reference देखते हो, या आप height को लेके weight देखते हो. Okay, so it's always a relative measure. और इससे आपको क्या पता चलता है? आपको body fat के बारे में, fluid के बारे में, skeleton के बारे में, सब के बारे में पता चलता है. Okay, so if you are practicing nutrition, you know, आपके पास बहुत अच्छा weighing scale होगा, तो आप देखोगे उसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, lean body mass, fat percentage, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, और body water. So weight actually composes of all this. Okay, so सबसे पहले जब आपके पास कोई आएगा, आप उसका weight लेंगे for assessing the nutritional status or for the health checkup. Next comes height. Okay, so basically what is the difference between height and weight? Again I am telling you, इसको height को भी हम age के reference में लेते हैं. Okay, can you tell me any instant in which we take height in reference to age? बच्चों के age में, बच्चों के reference में. अगर आप 10 साल के बच्चे का देखना चाहते हो कि growth ठीक से है कि नहीं, तो आपको height को age से compare करोगे and weight को भी age से देख के compare कर लोगे. Okay, this is a slide which shows how do you take height. Okay, a stadiometer is being used for taking height. So this is what you will generally see in most of the clinics and hospitals. How do we take height? Now can you tell me what does height indicate? Are you Growth. Yes. Proper growth. See, height is an indicator of long-term malnutrition. आप में से किसी ने stunting सुना है? Yes, ma'am. Yes. So what is stunting actually? The growth is not as per the height. Very good. As per the age. As Yeah, per the the growth age. is age. The height is not growing as per the age. Yes. तो height जो है वो indicator है long term malnutrition का. इसका मतलब अगर आपको बचपन से खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, तो your height will be affected. पर अगर आपको 1 महीने या 15 दिन से आप बीमार हो, तो आपका height कम नहीं होगा. Okay, so height अगर किसी का according to age and you know जो हमारे standard होते हैं उससे कम है, it means the person is undergoing chronic malnutrition. 1-2 दिन से नहीं, बहुत दिन से you know खाने में कमी रही है, और जनरली ये बच्चों में इंडिकेट करता है. ओके, बड़ों में it is also because of genetic factor. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि malnutrition के लिए हो, but for children, growing children, height is very important. For adults, height and weight both are important. Okay, so till now is it clear? Hello ma'am. Yes. किसी किसी बच्चों का हाइट मतलब जो आइडियल रेशियो होता है उससे अगर ज्यादा हो तो इट इज गुड और इट इज हेरिडिटी. अगर वो आइडियल रेशियो को क्रॉस कर रहे हैं तो इट इज हेरिडिटी एंड देयर इज नथिंग टू वरी. Okay. The problem only arises when it is below the standard. Okay. If it is above the standard, it is good nutrition and maybe their genetics which is working on. But if it is below the standard, then we need to worry and plan a good diet for them. Okay. Thank you. Okay, so basically it indicates you know long-term malnutrition like I told you. ठीक है? मैम हेरिडिटी तो भी अपन डाइट से उसको कंट्रोल कर सकते हैं.
मतलब कम करने का बता रहे हैं या ज्यादा करने का बता रहे हैं? इन केस अगर किसी बच्चे का हाइट कम हो पर हेरिडिटी हो उसको, तो डाइट हाँ। हम प्रॉपर देख के वो क्योर कर मतलब वही एज में कंट्रोल कर सकते हैं हम। सी अगर किसी का बाय हेरिडिटी घर पे हाइट कम है फैमिलीज में, तो आप डाइट से उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। बट देखिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन जेनेटिक्स। इन्वायरमेंट का इफेक्ट जेनेटिक्स में हम पॉजिटिव कर सकते हैं। इसका मतलब अगर उसने 5 फीट का जेनेटिक्स में लिख के आया है कि वो 5-7 का हाइट उसको आना चाहिए, तो आप अगर अच्छा न्यूट्रिशन दोगे तो वो 5-7 का हाइट गेन कर लेगा। पर अगर आपका न्यूट्रिशन इज नॉट एडिक्वेट और जेनेटिकली वो 5-7 गेन कर सकता है, फिर भी अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो वो 5 फीट 4 इंच पे या 3 इंच पे भी रुक सकता है। सो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ योर जेनेटिक्स, इट मींस जेनेटिकली जितना आपको मैक्सिमम गेन कर सकते हो वो गुड डाइट दे सकता है, बट जेनेटिक्स के ऊपर नहीं जा सकता। इट्स ऑल इन आवर डीएनए। सो गुड डाइट कैन गिव यू द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ height, but it cannot go beyond your genetics. I hope that is clear. मैडम मुझे भी एक पूछना था सवाल कि ये बच्चों के साथ तो ये समझ में आया है कि बच्चों का हाइट न्यूट्रिशन डाइट के साथ प्रोपोर्शन होने से ना होने से क्या होता है, बट हाउ डज इट आफ्टर अ सर्टेन एज एडल्ट को तो हाइट बढ़ना कमना नहीं होता है ना, तो वो कैसे फिर अफेक्ट करता है बोल के हम बोल सकते हैं? नहीं देखिए, हाँ देखिए, जब मैंने आपको बोला कि जो हाइट है बेसिकली वो हम ग्रोइंग एज में उसको एज एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर लेते हैं। ओके, अब जब ग्रोथ एज निकल गया है तब हम हाइट के साथ वेट का पैरामीटर भी लेते हैं, तो देन नथिंग कैन बी डन। अब अगर किसी का एज 35 है और हम देख रहे हैं कि हाइट कम है, तो हम लोग को फिर बहुत कुछ एसेस करना पड़ेगा। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वो बचपन में आपको पूछना पड़ेगा अपने पेशेंट से कि जब आप बच्चे थे तो आप अपने साथ के क्लासमेट से लैग करते थे या बड़े थे हाइट में, या कम थे और कितना कम थे। तो फिर आपको बहुत बैक जाके देखना पड़ेगा। इसीलिए हम डाइटरी रिकॉल लेते हैं कि क्या शुरू से ऐसा था या एक्चुअली इनका हाइट नहीं बढ़ा है, जेनेटिकली ऐसा था। ओके, सो देन इट नीड्स रिकॉल फ्रॉम क्वाइट अ बिगिनिंग। बड़ों के केस में एज आई टोल्ड यू, हाइट अकेले इंडिकेटर नहीं होता है। आप बहुत चीजें लेते हो, वेट लेते हो, बीएमआई लेते हो, जो मैं आगे पढ़ाऊंगी। ओके, सो बड़ों के केस में वी जनरली व्हाट वी आर डूइंग नाउअडेज इज बीएमआई, व्हाट वी टेक, बॉडी मास इंडेक्स। सो दिस इज द स्लाइड फॉर दैट। Are you all able to see it? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. this is what we take in case of adults. Weight in kg upon height in, this is meter square. I'm sorry, the 2 is written here. Meter square. It means height को आप meters में convert करोगे और 2 बार multiply करोगे. It means किसी का 170 अगर है तो आप 1.7 into 1.7 करोगे, उसको मीटर पे लोगे। और किसी का अगर weight 60 kg है तो आप उसको ऐसे डिवाइड करके उसका BMI होगा 21. So I am giving you an assignment. Please, calculate your BMI and tell me in the next class how much is your BMI, all of you. Okay. So this is the most important, parameter जो आप देखोगे clinics में, hospitals में आजकल लेते हैं. That is the body mass index. Health checkups में BMI सबसे पहले आता है height weight के बाद. Why is it important? You can see the category. If somebody's BMI is below 18.5, then the person is underweight. In our Indian category, 18.5 to 24.9 is normal weight. If the person is crossing a BMI of 25 till 29.9, overweight है. Overweight क्या होता है? आपका body weight average से 10% ज़्यादा है. ठीक है, जो नॉर्मल है उससे 10% ज्यादा है. एंड व्हाट इज ओबेसिटी? 30 और मोर. अगर आपका BMI 30 से ज्यादा है तो you are now will be considered as an obese. Okay, so kindly calculate your BMI and let me know you fall under which category. Are you all getting it? सबको समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है? Yes, ma'am.
Okay, so I will request you कि आप लोग अपना BMI मुझे कल बताएंगे along with the calculations. Okay, so this is one more important health checkup parameter जो nutrition में हम लोग करते हैं, waist circumference. Okay, so you can see how the waist circumference is being taken. All right, the subject stands erect, relaxed. Okay, abdominal muscles and arm at the side and feet together. And what you do it at the level of the umbilicus to the nearest 0.5 centimeter. या तो umbilicus के लेवल पे करोगे या उससे 0.5 सेंटीमीटर के आसपास वाले लेवल पे आप इंच टेप में वेस्ट सर्कमफेरेंस मेजर करते हैं. ओके, और कभी भी ये पेट अंदर करके नहीं लेना है. एक्सपायरेशन, इट मींस जब आप एक्सपायर कर रहे हो, at the end of normal expiration you have to take the waist circumference. Okay, is it clear to you? Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay, now coming to the waist circumference, you can see this is the standard. Okay, level 1. If any male has a waist circumference above 94, okay, it means that the person is above the normal level. Okay, and in female, if it is above 80 centimeter, it means there where you have to be cautious. It means level 1 पे आपको acceptable limit पे है, पर इसके further नहीं जाना है. 94 centimeter for males and 80 centimeter for females. Level 2, अगर किसी मेल का 102 सेंटीमीटर से ज्यादा है, then they need a weight management program. Why? Because ऐसे लोगों को डायबिटीज का, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस का चांस ज्यादा होता है. Okay, so that is level 2 when you exceed 102 centimeter for males and females if it is more than 88 centimeter. Then they should immediately start on yoga and weight management and diet program, whatever you are being taught on. All right. Now coming to the hip circumference. आप में से किसी ने ये कभी ये पैरामीटर्स यूज किए हैं? No, ma'am. No? Not yet. Okay, so once you study nutrition and you start practicing along with your yoga techniques, suppose कोई बोलता है मुझे योगा से कितना इफेक्ट हुआ है, so this is how you can start with. आप उनके ये पैरामीटर्स पहले ले लो, उनसे 1-2 महीने करवाओ and just show them the effect. And yoga has very good effect, I feel, on hip and waist circumference. So this is the hip circumference which is also taken. मैं आपको ये सब क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये सब बहुत वाइटल पैरामीटर है न्यूट्रिशन में. हम लोग ये लेते हैं अपने क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स के लिए. ओके, सो how do we take hip circumference? It is you can see at the point of greatest circumference, जहां से किसी इंसान का भी सबसे ज्यादा चौड़ाई हो around the hips, उससे हम बेस उनका hip circumference लेते हैं. Okay, and you can see from the picture, I think that should be clear. It should be used with a non-stretchable tape. We should be taking it, okay, and without pressing anything. So this is the waist to hip ratio. अब आप बोलोगे कि मैं इतना सब कुछ क्यों करूं, तो BMI से आपको पता चल रहा है कि किस चीज का डिजीज रिस्क है. वैसे ही waist to hip ratio से भी आपको पता चल जाता है कि the person is at health risk or not. Okay, if a person is having say more than 1 waist to hip ratio, it means the person is at very high risk of various problems, various diseases. Okay, similarly for a female, if it is more than 0.85, then she has a very high risk of various diseases like cardiovascular disease and diabetes and all. Okay, so अगर ऐसा होता है, then we plan a holistic program जिसमें आपका न्यूट्रिशन आता है, लो कैलोरी डाइट आती है, योगा आता है, एंड हम बेनिफिट दिखा सकते हैं कि आप कैसे हाई रिस्क से लो रिस्क की तरफ जा रहे हैं विद द पैरामीटर्स. सो आप अपने क्लिनिक्स में जहाँ भी आप प्रैक्टिस करते हो, बेटर यू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल दीज.
so that you people, the people who are coming to you are really happy that how their disease risk is going down. Okay. So till now, is it clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. So I'm not hearing. What about Kanchan? Is it clear to you, Kanchan? Yes, yes, ma'am. Okay. Any questions till now? No. No. Okay. So हमने क्यों waist to hip ratio पढ़ा? You can see it's a measurement of obesity and also an indicator for serious health conditions. It means heart का problem है, diabetes का problem है, bone weak हो सकता है ऐसे लोगों का. इन लोगों का arthritis जनरली ज्यादा जल्दी आ जाता है. Nerve compression, आज ही मेरे पास एक बहुत senior doctor आई जिनको nerve compression start हो गया. She herself is a doctor, but unfortunately 80 kgs of weight. Not interested in doing much of exercise. I told her to do yoga again. So that is where your role comes into play. So ये सारे factors हैं जो आप अपने health checkup में डालेंगे. तो आपका कोई भी program, चाहे वो yoga program हो, चाहे वो nutrition का program हो, आप अपने patients को दिखा सकते हैं कि उससे क्या फायदा हुआ. How much have you helped them out? So this is the physical body measurement what we do for finding the nutritional status of a person. अभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका कुछ और असेसमेंट भी करते हैं. कैन यू जस्ट टेल मी द क्लिनिकल असेसमेंट किसी का भी न्यूट्रिशन स्टेटस पता करने का? एनी वन, जिससे हमें विटामिन या माइक्रोन्यूट्रिएंट स्टेटस पता हो. आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हुआ तो कोरोना के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. Any one of you? Ma'am, can you repeat the question? Yeah, the question is that can you tell me any single or any clinical assessment which is generally in hospital to find out the nutritional status of a person? Percentage of oxygen. Do we do it on a regular basis? Blood checkup, ma'am. Blood pressure. Very good. But that is very good. Blood checkup. But that is biochemical test. I am talking about clinical, जो डॉक्टर आपको चेकअप करते हैं ना, जिसमें heartbeat and blood pressure, heartbeat and eyes, BP, color of eyes also. Yes. So basically, clinical assessment क्या होता है? Clinical assessment means we are just seeing the signs and symptoms and trying to make out some, assessment. So what do we do in clinical assessment? We only check the physical signs. Okay. And from the physical signs only, we can find out whether a person is, having any kind of deficiency or not. सबसे easy है, आप किसी मोटे को देख के पता चल जाता है कि ये generally on a 90% basis वो requirement से ज़्यादा खाना खाते हैं या exercise कम करते हैं. Okay. Other than that, this is from head to toe, we can do the clinical assessment, and every part you can see interestingly is related to nutrition. So you see the slide. Overall कोई पतला होगा तो उसको PEM होगा, बहुत severely कोई पतला होगा. Iron deficiency anemia होगा तो you can see from the pallor of eyes. आँख चेक करते हैं ना, so you can understand कि आँख में पीलापन है, तो there can be a chance of this iron deficiency. या नाखून आपके पीले हैं, it's not red in pinkish in color. Then you can find out osteoporosis. Okay. Then you can find out xerophthalmia, vitamin A का deficiency, आंखों के किनारे पे एक spot होता है, ठीक है. Vitamin C आप आगे पढ़ोगे, this all you are going to study. आपके ये होठ के किनारे यहाँ फट जाता है, ये normally आप लोग के साथ भी होता होगा. Okay. Can anybody tell me मुंह में अल्सर होता है तो क्या होता है generally? किस चीज का deficiency? Vitamin B. Yes, B, very good. B, generally related to B vitamins. Okay, so obviously I'm not taking your blood. Okay, and I'm not doing any measurement on you, but you said कि मेरे मुंह में छाले हैं, तो I can make out okay B vitamin deficiency is one of the reason. Okay, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि बचपन में मुझे rickets हो गया था, अभी मेरे bone में pain है, so you can understand it can be vitamin D deficiency. So these are all clinical assessment. What we generally see in
डॉक्टर्स डूइंग क्लिनिक्स में देखते हैं, वो आपके साइन और सिम्टम पे बेस्ड आपको मेडिसिन देते हैं, राइट? So that is also one way of checking the nutritional composition. Advantage क्या है इसका? It's very easy and fast, no expenses, okay, and non-invasive. मतलब आप किसी का खून नहीं निकाल रहे, किसी को छू तक नहीं रहे, just देख के आप assess कर रहे हो, okay? And what are the limitation? आपको पता है कि आपको कोई बीमारी स्टार्ट हुई तो सबसे पहले सिम्टम आएगा कि बाद में आएगा? Just tell me one of you. Maybe the microbiologist of our group can tell. सिम्टम पहले आएगा मेरे ख्याल से। नहीं, Symptoms सबसे बाद में पहले आएगा। सिम्टम बाद में आते हैं, आपको सबसे पहले ब्लड से पता चल जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो सिम्टम को देख के फिर हम लोग ब्लड टेस्ट देते हैं, क्योंकि जब पेशेंट ठीक होता है तब तो वो हमारे पास आता नहीं है। बट जनरली द चेंजेस हैपन इन ब्लड मोर अर्लियर देन द symptoms. Okay, most of the condition, maybe some odd cases I am not talking about. In most of the condition, आपके blood में changes पहले हो जाते हैं, biochemical changes पहले हो जाते हैं, और clinically आप उसको बाद में देखते हैं, ठीक है? It means मेरे अगर vitamin D 2 साल से कम है, ठीक है, तो हो सकता है कि मेरे लास्ट में मतलब मे बी 6 महीने पहले मुझे दर्द शुरू हुआ हो, एक्सट्रीम वीकनेस लग रहा हो, शुगर लेवल थोड़ा इधर उधर हो रहा हो, तो इसका मतलब काफी लंबे समय से या एटलीस्ट 6 मंथ से 1 साल से मेरा विटामिन डी गड़बड़। बट सिम्टम्स वो मेरे बाद में आए क्योंकि मैंने पहले लेवल चेक नहीं किया। ओके मैम, सो दैट इज हाउ इट गोस। देन इज द बायोकेमिकल असेसमेंट, जो आप लोग जाते हैं क्लिनिक में ब्लड देते हैं। आज की डेट पे यू गो टू एनी गुड न्यूट्रिशनिस्ट इन इंडिया, दे विल फर्स्ट ट्राई टू डू योर ब्लड टेस्ट, क्योंकि हम कुछ भी ऐसे लिखने से अब डरते हैं, बिकॉज अभी मैंने प्रोटीन आपको ज्यादा दे दिया और आपको गाउट है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, तो इट विल बी अ डिजास्टर। सो दैट इज वन मोर वे ऑफ असेसिंग द न्यूट्रिशन स्टेटस। हम उनका ब्लड टेस्ट करेंगे, ओके? मोस्ट कॉमन ब्लड टेस्ट, these are generally laboratory tests, you can see, and we do it on blood and urine, या हम ब्लड पे करेंगे या यूरिन पे, जनरली स्टूल्स पे भी होता है कुछ टेस्ट, ओके? सो these lab results can be altered by medication, hydration status and disease state, okay, such as stress. तो थोड़ा बहुत इन चीजों से हमारे लैब टेस्ट का फर्क आता है, but basically this is also one way of assessing the nutritional status of any person. So this is also part of health checkup, okay? Blood test, either blood test or urine test. Most common India में most common is the hemoglobin deficiency, iron deficiency anemia. So आप hemoglobin का test करते हैं, okay? Then you even do stool examination, जब पेट खराब रहता है, we check it with parasites and all, but वो nutrition के relation में नहीं है. Then we check urine. Can you just tell me any important, very important disease which can be detected by testing in its level in urine? Diabetes. Very good, very good. So all of you are quite know everything. So we can test the sugar levels, glucose levels in the urine and can assess. So any other disease? Urine infection, UTI. Urine infections also. UTI. And even jaundice, ma'am, bile too much in the urine for jaundice. Yes. So you can check the bile, you can check the infection. Okay. You can even check people with kidney diseases. 24-hour urine urinary nitrogen excretion देखते हैं उनका हम लोग, यूरिन में कितना प्रोटीन आ रहा है, और अकॉर्डिंगली हम लोग उसको डाइट में चेंज करते हैं। अगर यूरिन में प्रोटीन बहुत ज्यादा आता है तो then we limit the proteins in their diet, okay? So that can also be checked by urine. And blood में commonly most common India में hemoglobin ladies का कम होता है, so we check HB. Then there are some specific tests also, ठीक है? अभी किसी का बहुत दिन से आप उसको आयरन खाने में दिए जा रहे हो और फिर भी उसका ठीक नहीं हो रहा है hemoglobin level. Then you would check all these, urinary ferritin, and there are other tests, transferrin, retinol, vitamin D, iodine, ये सब आप
These are other tests what we do. अगर बहुत इन डेप्थ कोई बीमार है उसका टेस्ट हम करते हैं न्यूट्रिशन स्टेटस के रिलेशन में. क्रिएटिनिन देखते हैं, किसी का किडनी खराब होता है तो वी चेक यूरिनरी क्रिएटिनिन. ठीक है. Even people go for analysis of hair, nails and skin. Any idea? Hair ka, if you have hair fall, they will just take the root of your hair and that also they will test to find out कि उसमें कोई deficiency है या नहीं. Okay. So that is also being done, but वो हम लोग journal नहीं करते हैं. Journal what we do is, routine में हम लोग HB test कर लेते हैं, lipid देख लेते हैं. Okay. We check the lipid parameters. And other than that, we check the creatinine level, RFT, renal function test. So that is what is generally being done. Okay. So फिर कोई बहुत बीमार है और किसी का प्रोटीन लेवल देखना है, लाइक ICU पेशेंट्स का हम लोग एल्बुमिन करते हैं. किसी को इन्फेक्शन हो गया तो भी हम लोग एल्बुमिन चेक करते हैं. दैट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द प्रोटीन. ट्रांसफेरिन करते हैं. Okay, in case of some bone marrow disease or iron deficiency or kidney disease. But आपके लिए इतना in depth जाने का जरूरत नहीं है. But you must know, being a yoga instructor, being a microbiologist, being a nutritionist, you must be knowing the common parameters, common test for health checkup. Okay, उसमें आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपको ये नहीं पता है कि normal cholesterol level क्या होना चाहिए blood में. Then it shows somewhere that the knowledge is lacking. So what I will suggest you to do on an assignment basis is that आप normal blood sugar levels, normal lipid levels और normal RFT levels को आज से पढ़ना start करिए. Very very important if you want to practice ever in life. Okay. Lipid panels में क्या आता है? Cholesterol, triglyceride, LDL, HDL, VLDL. ठीक है. Total cholesterol 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 200 milligram per deciliter. Ma'am, can you repeat once? Yeah. So I'm talking about the lipid panel. Lipid panel, which is very very commonly done to find out the risk of heart disease, or it is also related to diabetes. So what is there in the lipid panel? Total cholesterol, triglyceride, LDL, HDL. You must know what is the normal level of total cholesterol. For most of the standard, it is 200 milligram per deciliter. Triglyceride should not be more than 150 milligram per deciliter. Okay. HDL should be more than 40. These all things you should know. तो इससे लिपिड पैनल क्यों करते हैं? लिपिड पैनल से आपको हार्ट का प्रॉब्लम, इस सपोज किसी का ट्राइग्लिसराइड ज्यादा आ रहा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आ रहा है, इट शोज कि इनके खाने में फैट ज्यादा है, कैलोरी ज्यादा है और इनको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है. तो ये आप बहुत कॉमनली ये वाला टेस्ट करोगे. फिर कुछ लोगों में जैसे किडनी पेशेंट्स है, उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट चेक करोगे क्योंकि उनका यूरिन में सारा इलेक्ट्रोलाइट चला जाता है, निकल जाता है. तो अकॉर्डिंगली हमें डाइट चेंज करना पड़ता है. सो दैट इज नोन एज द मेटाबॉलिक पैनल. तो लेट्स नॉट गो डीप इनटू इट बिकॉज आप लोग अभी फर्स्ट क्लास में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. आई एम जस्ट टेलिंग यू द जस्ट कि ये सब हम हेल्थ चेकअप में करते हैं. CBC, which is known as the complete blood count. So you should not act as a layman कि ये कोर्स कर लिया उसके बाद किसी ने बोला CBC इतना है and you are like CBC क्या होता है. So you must know it is a complete blood count जिसमें आपका RBC, MCV, HEV इस सारे के बारे में आपको डिटेल्स पता चलता है. लेकिन हम अगर हम न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो वी चेक मोस्ट कॉमनली हीमोग्लोबिन, लिपिड, ग्लूकोज लेवल्स फॉर डायबिटिक्स and for sometimes for kidney patients we check creatinine. RFT, renal function test we do. ठीक है. Other than that बहुत सारे टेस्ट है. इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर टेस्ट, रेटिनॉल बाइंडिंग टेस्ट. वो जब मैं आपको विटामिन्स पढ़ाऊंगी तो मे बी आई गो इन डेप्थ बिकॉज आई थिंक फर्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड यू विल गेट कंफ्यूज. ठीक है. तो अभी के लिए व्हाट एज एन असाइनमेंट आई एम गिविंग यू इज दैट यू मस्ट नो द नॉर्मल ब्लड टेस्ट एंड देयर नॉर्मल लेवल्स. हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल सबको पता होना चाहिए. ओके. कितना होता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द नॉर्मल HB levels for males? Between 14 to 18 and 12 to 14. Women anywhere between 11 to 14 and for men Okay, 12 so to if 16.
11 to 14. Yes, yes, very good. Yeah. Okay. So that should not go beyond 14. अगर किसी का 18, 19, 20 ऐसा आ रहा है, तो it's an indicator, you know, that they might be having some liver problem or they might be into smoking. So high HB is also an indicator. आपका hemoglobin ज़्यादा जाता है, उससे भी आपको बहुत कुछ पता चलता है. Okay. So that maybe that's not a part of your course. वो बहुत in depth है. But अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि hemoglobin क्या होता है. Okay. Ferritin. Have you ever heard about ferritin? Ferritin? Ferritin. Serum ferritin. Ferritin. No, ma'am. अभी किसी का बहुत दिन से अगर you know iron deficiency anemia ठीक नहीं हो रहा है, तो you can do this ferritin test. Okay, because iron always combines with ferritin and stored. अगर ferritin नहीं होगा तो iron किसके साथ combine करेगा? So always test is ferritin and accordingly you are given tablets and medicines. फिर कुछ अलग tablets की जरूरत होती है. Okay, so these all basic. Transferrin. Transferrin क्या होता है? ये iron binding capacity पता करता है. आप किसी को आप iron दिए जा रहे हो और उसका transferrin ही नहीं है, तो उसका iron कैसे high होगा? Okay. So that is why you must little bit know about these parameters. It means जब आप ये course पढ़ ले तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहली बार सुन रहे हो कि ferritin क्या होता है, transferrin क्या होता है. Okay. So you can see when transferrin goes down, iron levels are high. Blood में जब transferrin नहीं रहेगा, उसको कोई combine करने को नहीं मिलेगा, तो वो high हो जाएगा. Ferritin क्या होता है? अगर iron deficiency anemia होगा, तो आपका ferritin level इसका मतलब कम है. All right. Hematocrit is also a way of you know checking this. आप RBC को देखते हो. That is hematocrit. So these are the common tests. Till now, is anything confusing to you? Till now, are you clear with all the tests I told you? Yes, ma'am. Somewhat. Yes, ma'am. Okay, I didn't hear this yes from somebody. Some is there any Karan? Okay, so I'm just constantly seeing this from 3 of you, Kajal, Nivedita, and Bhagyashri, I suppose. Okay. Me also, Munira. Ma'am, I'm answering. Yeah. Okay, great, great. So I too, ma'am. Okay, okay, great. See, that is how I'm able to connect with you. क्योंकि virtual classroom में तो you know अगर सामने होते तो I would have connected with you well, but that is how now we can connect. Okay, so till now are you clear? अगर मैं आपकी क्लिनिक में आती हूँ और आप सपोज योगा इंस्ट्रक्टर हैं और आप मुझे दिखाना चाहते हैं कि आपका योगा कैसे इफेक्टिव है, तो आप क्या करना स्टार्ट कर दोगे? आप मेरा हाइट, वेट, मेरा वेस्ट टू हिप रेशियो, ओके, मेरा ये सब इंडिकेटर्स अपने पास रखोगे, मेरा BMI, और उसके 3 महीने के प्लान के बाद आप मुझे दिखाओगे दिस इज द इफेक्ट एंड आई विल बी सो हैप्पी, एंड दैट इज हाउ यू नो इट विल एड ऑन टू योर प्रैक्टिस. तो सिमिलरली अगर आप थोड़ा बहुत बता रहे हैं तो आपको कोई बोल रहा है कि मेरा लिपिड ज्यादा हो गया, तो यू मस्ट नो लिपिड होता क्या है, कितना लेवल उसका नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल का कितना लेवल नॉर्मल है, क्योंकि दीज टेस्ट आर वेरी वेरी कॉमन. लेमैन भी आजकल जानता है कि मैंने लिपिड प्रोफाइल करा लिया, आई हैव डन माय ब्लड ग्लूकोज. HbA1c क्या होता है? You all must know this. HbA1c, all of you know? Yes, ma'am. 3 sugar level. Average of your blood glucose levels. Okay. तो इतना मैं डेप्थ नहीं जा रही, वो नेक्स्ट क्लास में जाऊंगी. एंड नाउ आई एम गिविंग यू एन आइडिया अबाउट द मेटाबॉलिक पैनल. मेटाबॉलिक मीन्स अगर आपके लिवर में प्रॉब्लम है तो हमेशा किसी का आप देखोगे ALP, AST और ये ALT बहुत ज्यादा है, एलिनिन अमीनो ट्रांसफरेज, अल्कलीन फॉस्फेटेज. जब भी ये ज्यादा होता है जनरली देयर इज अ प्रॉब्लम विद लिवर, followed by you know it can be intestine, bone and placenta. Most commonly फैटी लिवर हो या किसी को जॉन्डिस हो गया हो बहुत ज्यादा दिन के लिए, तो ALT और ALP का लेवल ज्यादा रहता है. ओके. बिलिरुबिन, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, जॉन्डिस में उसका लेवल ज्यादा होता है, एंड अकॉर्डिंगली यू प्लान अ जॉन्डिस डाइट फॉर देम. बन इज द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन. इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ किडनी डिजीज. रीनल मीन्स किडनी डिजीज. ओके. क्रेटिनिन, अगेन क्रेटिनिन हमेशा किसी का किडनी डिजीज होगा तो उसका
नॉर्मल लेवल्स 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होगा. कैल्शियम, ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट कैल्शियम, बट कितना हम टेस्ट करते हैं? नहीं करते. Calcium is very important because it is related to vitamin D metabolism also. Okay, and then like carbon dioxide. Carbon dioxide generally acid base balance पता करता है. ICU में कर लेते हैं हम इनको, जिनके बॉडी में बहुत ज्यादा एल्कलोसिस हो, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड उनका टेस्ट करते हैं. बट रूटीन में हम लोग कैल्शियम देखते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखते हैं, ब्लड ग्लूकोज देखते हैं, वी सी लिपिड प्रोफाइल and we see creatinine. Okay, is that okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is what you do routinely, and as I was talking about the most important test, which is the A1C test. It is HbA1c test. आप देखोगे in the slide you can see. So what is HbA1c? It is the hemoglobin. It means how much hemoglobin has been glycated. आपका कितना hemoglobin ग्लूकोज के साथ बाइंड है. Obviously जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज्यादा रहेगा तो hemoglobin बहुत ज्यादा ग्लूकोज के साथ बाइंड करेगा और आपका लेवल ज्यादा होगा. Okay, so what you see here is that normal A1C level is 4.5 to 6. Pre-diabetes is 5.7 to 6.4. और अगर आपका 6.4 से ज्यादा हो रहा है तो it means you are a diabetic who should be starting about a lifestyle management program. So they will give you 1 month to control your diet. नहीं होता है तो they will give you say metformin on some oral hypoglycemic drug. अभी आपके पास आता है, you are a yoga instructor, और वो आपको बोलता है कि मेरा शुगर लेवल थोड़ा ज्यादा हो गया था and I am doing yoga now. So again I would suggest you have this record कि आपका सर HbA1c first कितना था, and after doing the program for 3 months you can show them how effective it is. उनका HbA1c automatically नीचे जाएगा ही जाएगा. Okay, so that is the A1c test which we routinely do under normal circumstances. Is that clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, okay. ma'am. Yes, So ma'am. today, you want me to go ahead with other tests, or you would like me to end here and revise all these things? It is enough for today, ma'am. Okay. All right. So what I would now, my assignment, I always believe in giving assignment because it should be, a very interactive class. So to all the students, I am giving small assignment. आपको 15 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा. One is that please calculate your BMI so that I know कि आप मेरे क्लास के बाद सीखे कि नहीं. अगर कोई प्रॉब्लम होती है, I am always there to explain you. Okay, I will tell you how to calculate. मैंने अभी PPT आपको दे देना है. I will mail it to you. So in the next class, you must know how to calculate your BMI and just the normal level of blood glucose and lipids, and say hemoglobin and creatinine. ये आपको आना चाहिए for the next class, because we are studying food and nutrition and the important health checkups we do to check the nutritional level of any person. So is that fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. BMI, ma'am, I have done. Oh, great. So how much is your BMI? Ma'am, it's 23.4. Okay, so now tell me, where do you stand? No, ma'am, it's normal, no? That's what I'm asking you. I showed you the slide. Yeah, it's normal, ma'am. No, I would say when it is 23 and above, you should always be cautious because you're going towards overweight. Okay, okay, ma'am. Okay, so the ideal BMI is below Should 23 be 20. and below 23, and best is if you are between 20 to 22. That Okay, means ma'am. it is very good vital statistic. ठीक है, तो आपका BMI 23 से below होना is always better, क्योंकि जहाँ आप 23 के आसपास आ रहे हो तो वो 23 से 25 होने में देर नहीं hardly takes लगेगी. a month's time. Yeah, okay, ma'am.
Okay. Thank you, ma'am. That's the request. Most welcome. That's the request I would tell you all. Karan, are you there with us in the class? Karan, are you there? Yes, ma'am. Everything was clear or nothing was clear? No, absolutely everything clear. Okay, so again, my request to all of you, I would like to know your BMIs and your waist to hip ratios also, all of you. Okay? Okay, ma'am. So that you know where are you standing in terms of all these calculations. All right. So any feedback for today's class? You want to tell me anything or you want to ask me anything? मैम एक क्वेश्चन है। हेलो हेलो यस जी मैम, एक जानकारी है कि किसी का अगर हीमोग्लोबिन, एक फीमेल का हीमोग्लोबिन अगर 18 है, हाँ जी, तो क्या पॉसिबिलिटीज है आपके साथ? फीमेल का लेवल 18 है जी, 18 प्लस जाता है हमेशा, और वो हर महीने ब्लड डोनेट करती है। इस वजह से क्या करते हैं? ब्लड डोनेट करते रहते हैं, उसके बावजूद भी ये है। ओके, सो सर हमें फिर ये लेवल्स देखने होंगे। मे बी उनका हमको टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कोई इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म तो नहीं है। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। स्मोकिंग आल्सो इंक्रीजेस and liver diseases also increase. So again, without going into conclusion, I always check the associated blood parameters. She is already having medications. What medication is she having? मैम वो तो अभी मेरे पास में नहीं होगा, बट मुझे जो डाउट लगा उसके हिसाब से कि कहीं ये कोई ब्लड कैंसर से रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैन बी क्योंकि अगर वो आपके पास आ रहे हैं तो आप उनके डॉक्टर ने पक्का उनका कुछ एसोसिएटेड टेस्ट करवाया होगा। क्योंकि देखिए एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ये सब प्रैक्टिस करने पे पता चलता है। जनरली जैसे HbA1c किसी का बहुत कम आता है, बड़े डायबिटिक खुश हो जाते हैं कि मेरा HbA1c तो 4.5 है। तो एक दिन आई वाज आल्सो सरप्राइज कि मेरा डायबिटिक का अचानक से 4.5 पे कैसे गया। But then ultimately I came to know that she is having a low HB, and क्योंकि low HB है तो glycate भी कम हुआ है और HbA1c level low गया है। So in that case we must check it with the specialist कि क्या reason है। As a nutritionist I don't think I should be able to comment. Only thing कुछ और associated blood parameters हमको देखने पड़ेंगे, transferrin, ferritin, ये सब के साथ हमको उसको correlate करना पड़ेगा। और इन केस आई थिंक उनका SGPT और ALT लेवल ये सब ठीक रहता है, SGPT SGOT। मैम मुझे उनके टेस्ट तो आप देखिए उनका SGPT और SGOT भी साथ में बड़ा तो नहीं है, या आजकल मैं जैसे फीमेल्स का करती हूँ काउंसलिंग, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर इनटू स्मोकिंग आल्सो, so I don't know about her, but kindly check whether she is a chronic chain smoker or not. जी मैम, अभी मॉडर्न जनरेशन में ये इशू भी देखने को आ रहे हैं, अल्कोहल एंड कॉमन है सर। आई एम सरप्राइज क्योंकि मैं अभी ऑनलाइन कंसल्टेशन लेती हूँ एंड यू वोंट बिलीव 90% यंग गर्ल्स दे आर स्टेइंग अवे फ्रॉम देयर होम और नौकरी कर रहे हैं, कैरियर में है, ओबीज हैं या PCOD का प्रॉब्लम है। और कॉमनली मैं देखती हूँ कि यू वोंट बिलीव, आई वाज सरप्राइज 22-year-old गर्ल टेलिंग मी कि वो एक दिन में 3 सिगरेट के पैकेट खत्म कर रही है बिकॉज शी इज हैविंग स्ट्रेस एंड द स्ट्रेस शी टोल्ड मी वाज वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। वो पूरा MNC में है, रात को जग के काम करते हैं, सुबह 5 बजे वो सोते हैं। And 3 packets of cigarette in a day. I could not believe myself that a 22-year-old girl is telling this, and up to it has become common for me. So please do check whether she is into chronic smoking, I mean chain smoking or not. जी नहीं, वो स्मोकर में तो नहीं है एक्चुअली। she is a familiar girl and lady. तो सर उनके और कुछ ब्लड पैरामीटर्स मैं आपको दे सकती हूँ मे बी आफ्टर द क्लास।
on the मैं group आपको itself. बाद में डिस्कस करूंगा मैम, इस हाँ, मैटर में हाँ, बाद में डिस्कस करूंगा। हाँ जी। Anybody else? मैम एक क्वेश्चन था कि हाँ जी। अगर कोई स्लिम होता है, बहुत स्लिम होता है, फिर भी मैम उसमें बहुत स्ट्रांग दिखता है, मतलब स्ट्रांग होता है, स्टैमिना काफी होता है, तो मतलब उसको वेट बढ़ाने की कंसल्ट करना चाहिए या इज इट ओके? नहीं, देखिए सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि वो स्टैंडर्ड वेट पे आ रहे हैं कि नहीं, उनका बीएमआई कितना है। अगर वो स्लिम है, एनर्जेटिक भी है, पर अगर उनका, मैंने आपको बीएमआई बोला जैसे 18.5 के बिलो है, इट मीन शी इज एट हेल्थ रिस्क, तो उनको आपको एवरेज यानी 19 के ऊपर लेके जाना है थ्रू डाइट। आप क्या देना है उनको, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप कोशिश करिए कि आप उनका डाइट एसेस करिए और उसमें प्रोटीन को बढ़ाइए, ओके, रादर देन कार्ब्स, अगर वो नहीं चाहते हैं, वरना कार्ब्स और प्रोटीन दोनों बैलेंस पे बढ़ाइए, बट स्टैंडर्ड हमेशा मेंटेन होना चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड के बिलो है, कितना भी स्टेमिना है, 3 years from now she will have some kind of nutritional deficiency which will start with a vitamin deficiency and later it will become a lifestyle disease. So standard में होना चाहिए उनका वेट। अगर वो स्टैंडर्ड बीएमआई में फॉल कर रहे हैं, then there is no problem. ओके मैम। मैम sometimes the white blood cells are quite a lot और उनको वापस स्किन डिजीजेस काफी होती है, वो मतलब this is for my son only, so how does that what are the this Depends on which age was it told that it is atopic dermatitis, बताया था कभी डॉक्टर ने? yes, so that is the reason, like because it's an autoimmune disease. So it's the not autoimmune, it's not specifically autoimmune, but it is related to immunity. Please do check his vitamin D levels. Okay. Yes, please do check his vitamin D levels, and maybe after the class you can speak to me. Atopic will generally go, कितना age है? No ma'am, he had it first when he was a child, but now in adulthood again it has come from 18 to 21. Now he's 21, but it has come up now again. So it has resurfaced quite a lot. Start giving him. See, it's a part of my practice which I am disclosing to you. So what you can do is you can personally speak to me. I will tell you what to be done. Generally, start giving a balanced diet. But since I cannot disclose my practice here, I will tell you personally to be done. Just see that probiotics are good in his diet. It is related to weak intestine. एंड हमारे योगा सर भी बता सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से भी आपको बोल दूंगी, इट मींस समवेयर हिज इंटेस्टाइन इज नॉट स्ट्रांग एंड इम्यूनिटी इज नॉट गुड. ओके, बट ही नेवर फॉल्स इल मैम. एक बार भी उसको बुखार नहीं आता है बिल्कुल. नहीं, वो तरह की इम्यूनिटी नहीं है, गट से रिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन. जरूरी नहीं है कि ऐसे इंसान को हमेशा बुखार हो. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि उनको बुखार हो. बुखार इज अ वेरी लेटर स्टेज, but कहीं ना कहीं उनका intestine is weak. That is why atopic. That's why you didn't tell me and I told you it is atopic, right? Yes, ma'am. That is how. Well, thank you, ma'am. बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, एंड बहुत नॉलेजेबल है, और सभी लोग अपने कॉमन ग्रुप में अपने रिव्यूज शेयर करेंगे आज. ओके, कि कैसा रहा आप लोगों का क्लास. एंड मैम क्वेश्चंस और ये सब रेगुलर चलते रहेंगे, एंड हम लोग क्लास के लास्ट में क्वेश्चंस आवर्स भी इस तरह से लास्ट के कुछ 5 से 10 मिनट कुछ अपने जो आज हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम क्लियर करेंगे, और कुछ अगर इस तरह का भी थोड़ा बहुत है तो वो भी हम लास्ट में क्लियर करेंगे. राइट? Sure. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. I really appreciate today's class. Thank you so much. Oh, thank you. It's really great meeting you all. And we'll be in touch through classes also, and you are the future yoga professionals, so as such my clients would get a lot of benefit from this international federation. Thank you. Already professional है, already practice में है सब mostly. That's what sir. So मेरे लिए बड़ा अच्छा हो गया किसी का भी रेफरेंस देना, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ नाम सोचती थी. So अगर आप में से कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन देता है तो I can easily refer my clients to them. अभी सब ऑनलाइन ही लगे हुए हैं मैम.
Yes, ma'am. Okay. We're all online now. Thank you so much. Okay, ma'am. Okay, thank you so much. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. I just wanted to ask you, all of you are okay with 3 class or 3:30 class? Ma'am, 3 o'clock. 3:30 p.m. 3 o'clock. Yes, ma'am. For me, Okay. 3 also suits. Yes, ma'am. Okay, what about 3:30s? Someone is having a problem with that? Yes, ma'am. My online classes start after that. So Okay, 3 is no problem. Okay, okay. All right. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Yes, ma'am. Thank you. Thank you, sir.